नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने ही चैनल जीके माध्यिका पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में फिजिक्स से 55 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सेट नंबर 2 देखेंगे। दोस्तों, अगर आप बिहार एसएससी सीजीएल और एसएससी सीजीएल की तैयारी करते हो तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा, तो वीडियो के लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है 56 प्रश्न देखेंगे। 55 प्रश्न का वीडियो बना दिए हैं, ठीक है। तो 56 प्रश्न है कि लोलक की कला अवधि यानी टाइम पीरियड किस पर निर्भर करता है। लोलक की कला अवधि यानी टाइम पीरियड किस पर निर्भर करता है? लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। लंबाई के ऊपर निर्भर करता है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, लोलक घड़ियाँ गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती है? लोलक घड़ियाँ गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती है? क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन है, किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा? तो दोस्तों, सरल लोलक की लंबाई यदि 4% बढ़ा दिया जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा? तो दोस्तों, फार्मूला होता है आवर्तकाल T=2π√L/G होता है, ठीक है। अब L को क्या कर रहा है? 4% बढ़ा दिया जा रहा है, यानी √4L/G। अब 4 रूट से बाहर करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2√L/G, यानी कितना प्रतिशत बढ़ जा रहा है? 2% बढ़ जा रहा है। तो ऑप्शन बी में दिया है 2% बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। पार्श्व विकृति और अनुदैर्घ्य विकृति के अनुपात को कहते हैं। पार्श्व विकृति तथा अनुदैर्घ्य विकृति के अनुपात को कहते हैं पॉइसन अनुपात। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, पॉइसन अनुपात, ठीक है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, वर्षा की बूंद गोलाकार क्यों होती है? वर्षा की बूंद गोलाकार क्यों होती है? तो पृष्ठ तनाव के कारण, यानी सतही तनाव के कारण। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सतही तनाव के कारण, ठीक है। दोस्तों, क्वेश्चन है कि तेल दीप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर उठता है? यानी तेल दीप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर उठता है, ऊपर चढ़ता है? तो केशिका क्रिया के कारण। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, केशिका क्रिया के कारण। श्यानता की इकाई है, श्यानता की इकाई है पॉइज। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, पॉइज, ठीक है। उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक है, उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक आर्किमिडीज है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, आर्किमिडीज, ठीक है। आगे देखते हैं। दोस्तों, महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज संबंधित है, महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज संबंधित है ग्रीस से। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ग्रीस से। ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है, ध्वनि तरंगों की प्रकृति अनुदैर्घ्य होती है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अनुदैर्घ्य तरंग होती है, ठीक है। अनुप्रस्थ तरंगे दोस्तों, प्रकाश तरंगे जो है अनुप्रस्थ तरंगे होती है, ठीक है। अपने उड़ान पथ में अवरोधकों की पहचान के लिए चमगादड़ निम्नलिखित तरंगों में से कौन सी तरंग का उपयोग करते हैं? तो दोस्तों, कौन सी तरंग उपयोग करती है? प्रस्रव तरंगे। ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रस्रव्य तरंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, प्रस्रव्य वे ध्वनियाँ हैं जिनकी आवृत्ति होती है, प्रस्रव्य ध्वनि की आवृत्ति होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, ठीक है। 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। आगे देखते हैं। ध्वनि तरंगे हैं, ध्वनि तरंगे लंबवत होती है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ध्वनि तरंगे लंबवत है। आगे देखते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन है, श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति क्या होती है? यानी श्रव्य ध्वनि तरंगों का आवृत्ति क्या होती है? तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। और अवश्रव्य तरंग यदि बोलेगा दोस्तों, अवश्रव्य तरंगे, तो अवश्रव्य तरंग होता है 20 हर्ट्ज से कम होता है, 20 हर्ट्ज से कम होता है, ठीक है। यानी अवश्रव्य तरंगे का बात किया जाएगा तो इसका आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है। श्रव्य ध्वनि तरंगे का आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है। और प्रस्रव्य ध्वनि तरंगों की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। तो तीनों याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं कि वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकेंड होती है। यदि दाब बढ़ाकर दुगना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल क्या होगी? दोस्तों, ध्वनि की चाल क्या होगी? तो आप ध्यान रखिएगा दोस्तों कि ध्वनि जो है दाब पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है।
तो ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकंड है, तो वही हो जाएगा। वायु में यदि ध्वनि का चाल 332 मीटर है तो दाब बढ़ाने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी 332 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दाब पर निर्भर नहीं करता है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन में ध्वनि की चाल अधिकतम होती है, तो कि ध्वनि की चाल अधिकतम होती है इस्पात में। दोस्तों ठोस में जो ध्वनि की चाल सबसे अधिक होता है और गैस में सबसे कम होता है। ठीक है, तो ठोस यहाँ पर इस्पात है, तो इस्पात में सबसे ज़्यादा ध्वनि होती है। वायु में ध्वनि का वेग लगभग है, वायु में ध्वनि का वेग लगभग कितना होती है? 332 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डेसिबल का शोर स्तर निम्न में से किसके संगत होगा? डेसिबल का शोर स्तर निम्न में से किसके संगत होगा? तो किसी मशीन के दुकान से आने वाले शोरगुल। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, क्वेश्चन है, यदि सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित में अंतर के कारण किया जा सकता है। तो क्या जा सकता है? क्यों? इसका आंसर हो जाएगा केवल ध्वनि गुणवत्ता पर। ठीक है, गुणता पर, तो ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। आगे देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन है, एक जेट वायुयान 2 मैक के वेग से हवा में उड़ रहा है। जब ध्वनि का वेग 332 मीटर पर सेकंड है तो वायुयान की चाल कितना होगा? तो वायुयान की चाल कितना होगा? तो 2 मैक की वेग से हवा में उड़ रही है और ध्वनि का वेग कितना है? 332 मीटर पर सेकंड। तो दोनों गुना कर देंगे, 2 गुने 332 कर देंगे, तो कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4 और 664 मीटर पर सेकंड हो जाएगा वायुयान की चाल। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है। डेसिबल इकाई का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो ध्वनि की तीव्रता के लिए, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं? ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं? तो परावर्तन के कारण, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है, यानी सोनार अधिकांशतः कहाँ प्रयोग में लाया जाता है? तो नौ संचालकों द्वारा प्रयोग में लाया जाता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है, किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को कहते हैं। उतार चढ़ाव को, किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? डॉपलर प्रभाव कहते हैं। तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा किस परिघटना के कारण होती है? तो डॉपलर प्रभाव के कारण होती है, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन है, केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप होता है। केल्विन मान से मानव शरीर का समान तापमान कितना होता है? कितना समान ताप होता है? तो दोस्तों सेल्सियस में कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, तो केल्विन में यदि कहेगा तो 273 और प्लस 37 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 7 और 3 10, 7 3 10 से 11, 310, यानी 310 केल्विन हो जाएगा। तो 310 किस में? ऑप्शन डी में दिया, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, तो इसका डी आंसर हो जाएगा। कितना तापमान होने पर पाठ्यंक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होगा? यानी कितना तापमान पर दोस्तों सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान दोनों एक ही होता है? तो -40 डिग्री सेल्सियस पर, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, न्यूनतम संभव ताप है, न्यूनतम संभव ताप कितना है? -273 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन ए हो जाएगा। दोस्तों -273 डिग्री सेल्सियस को परम शून्य ताप भी कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है, किसी मनुष्य के शरीर का समान तापक्रम होता है। किसी मनुष्य के शरीर का समान तापक्रम कितना होता है? तो यदि दोस्तों ऑप्शन में दिया गया सभी फ़ारेनहाइट में, तो फ़ारेनहाइट में यदि कहेगा तो 98 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। आगे क्वेश्चन है कि एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप होता है, सेल्सियस में पूछ रहा है, तो सेल्सियस में कितना हो जाएगा? तो सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ठीक है, सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ठीक है, और फ़ारेनहाइट में 98 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। दोस्तों एक फार्मूला याद रखिएगा, इसी फार्मूला पर सभी निकल जाता है। C/100 बराबर F - 32/180 बराबर
K माइनस 273/100। अब इसी फार्मूला पर सभी निकलता है, ठीक है। अब यहाँ पर यदि फ़ारेनहाइट में कहेगा तो डिग्री सेल्सियस में आपको मालूम रहेगा, आपको डिग्री सेल्सियस में दिया जाएगा तो फ़ारेनहाइट में निकाल लेंगे। यदि केल्विन में पूछा था पहला वाला क्वेश्चन कि केल्विन में, तो केल्विन में यहाँ से, और डिग्री सेल्सियस में आपको मालूम है कि मनुष्य का समान ताप कितना होता है डिग्री सेल्सियस में, 37 डिग्री। तो यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो केल्विन में निकल जाएगा, केल्विन में पूछेगा तो केल्विन निकाल लेंगे, फ़ारेनहाइट में पूछेगा तो फ़ारेनहाइट निकाल लेंगे, ठीक है। तो इस फार्मूला को याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन है ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातः काल में छुएं तो लोहे का गुटका ज़्यादा ठंड लगता है, क्यों? क्यों लगता है दोस्तों? क्योंकि लकड़ी के तुलना में क्या होता है, लकड़ी के तुलना में लोहे की ऊष्मा का अच्छा चालक होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक होता है, ठीक है। आणविक संचलन के द्वारा ऊष्मा का संचरण क्या कहलाता है? आणविक संचरण द्वारा ऊष्मा का संचरण क्या कहलाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, संवहन, ठीक है, संवहन। आगे देखते हैं, निम्नलिखित द्रव्यों में कौन सा ऊष्मा बहुत अच्छा चालक है? ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है तो कौन सा है? तो पारा, ऑप्शन ए हो जाएगा, पारा, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन है समान मोटाई के कपड़े की 2 परतें उसके दुगने मोटाई के कपड़े की 1 परत से अधिक उष्ण आवरण प्रदान करती है, इसका क्या कारण है? तो इसका क्या कारण है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, कोई 2 परतों की प्रभावी मोटाई, ऊपर करते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोई 2 परतों की प्रभावी मोटाई अधिक होती है, ठीक है। तो इसका बी आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन है ग्रीष्म काल में हमें सफ़ेद वस्त्र धारण करने की सलाह क्यों दी जाती है? सलाह दी जाती है ग्रीष्म काल में हमें सफ़ेद वस्त्र पहनने के लिए क्यों सलाह दी जाती है? क्योंकि सफ़ेद वस्त्र ताप का कम अवशोषण करते हैं, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, न्यून तापमानों का अनुप्रयोग होता है, किसमें होता है न्यून तापमानों का अनुप्रयोग? तो अंतरिक्ष यात्रा, चुंबकीय प्रोत्थापन और दूरमिति में, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है तेज हवा वाले रात्रि में ओस नहीं बनती है, क्यों? क्योंकि वाष्पीकरण की दर तेज हो जाती है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कि वाष्पीकरण की दर तेज हो जाती है, इसीलिए तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है, ठीक है। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन है मनुष्य आर्द्रता से परेशानी महसूस करता है, यानी ह्यूमिडिटी से परेशानी महसूस करता है, इसका निम्न में से उपयुक्त कारण क्या है? तो उपयुक्त कारण क्या है? क्योंकि पसीना का आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होना, ठीक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पीकरण, ऑप्शन ए हो जाएगा, वाष्पीकरण, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन है पहाड़ों पर पानी निम्नलिखित तापमान पर उबलने लगता है, 100 डिग्री सेल्सियस से कम, ठीक है। इसीलिए दोस्तों पहाड़ों पर खाना बनाना जल्दी बन जाता है, इसीलिए क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस से कम पर उबलने लगता है, ठीक है। अगला प्रश्न है भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से, क्योंकि भाप में गुप्त ऊष्मा होती है, इसीलिए दोस्तों भाप से हाथ अधिक जलता है उबलते हुए जल की अपेक्षा में, ठीक है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? तो
किस अवधारणा की पुष्टि करता है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा ऊर्जा संरक्षण। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? तो अभी बताए थे कि अनुप्रस्थ तरंग है। ठीक है, प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ तरंग है और अनुदैर्ध्य तरंग, अनुदैर्ध्य जो ध्वनि तरंग जो है अनुदैर्ध्य तरंग है। ठीक है, प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है, प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है, तो प्रकाश विकिरण की प्रकृति तरंग और कण दोनों के समान होती है। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति क्या होती है? माध्यम में तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति बढ़ती है। ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है प्रकाश की गति है, प्रकाश की गति है, प्रकाश की गति क्या है? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, सूर्य ग्रहण होता है, सूर्य ग्रहण होता है जब दोस्तों सूर्य ग्रहण कब होता है? जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है तो सूर्य ग्रहण होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा सूर्य ग्रहण। यदि चंद्र ग्रहण बोलेगा तो दोस्तों चंद्रमा और सूर्य के बीच पृथ्वी आ जाता है तब चंद्र ग्रहण लगता है। ठीक है, तो सूर्य ग्रहण बोलेगा तो सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण लगता है, और चंद्रमा और सूर्य के बीच यदि पृथ्वी आ जाता है तो चंद्र ग्रहण लगता है। ठीक है, तो दोनों ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन है चंद्र ग्रहण घटित होती है, चंद्र ग्रहण घटित होता है कब लगता है? चंद्र ग्रहण कब लगता है? तो अमावस्या के दिन लगता है कि पूर्णिमा का दिन? तो जो चंद्र ग्रहण जो है पूर्णिमा के दिन लगता है और अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण लगता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण लगता है और चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन लगता है। आगे देखते हैं दोस्तों। आखिरी सवाल है उचित रीति से कटे हीरे की असाधारण चमक का आधारभूत कारण यह है कि उसका अति उच्च अपवर्तन सूचकांक होता है, उसका अति उच्च अपवर्तन सूचकांक होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक रहने देते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए और चैनल पे नए तो चैनल पे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि आगे भी इसी तरह का वीडियो लाते रहेंगे। जय हिंद।